सो हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम सीखेंगे द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं इस लेक्चर में। पहला है द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसी भी लीनियर इक्वेशंस की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। इसके बाद द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड टू डिटरमाइन ऑल सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सीखेंगे। एंड तीसरा कंटेंट है कंप्यूटिंग द इनवर्स यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन। किसी भी मैट्रिक्स का गॉसियन एलिमिनेशन से इनवर्स कैसे कंप्यूट करते हैं। Okay, I have watched this lecture, but I didn't find this content in this lecture. So let's eliminate this content through Gaussian elimination method. Okay, चलिए शुरू करते हैं। So पहला है augmented matrix। Augmented matrix क्या होता है? नाम से मत घबराइए, नाम बहुत बड़े बड़े हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, बट काम वही है जो हम अब तक करते आए हैं। आइए देखते हैं क्या है ये। लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वेयर ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी इज ए एम क्रॉस वन कॉलम वेक्टर। ओके, ये तो आप करते ही आए हैं, एक मैट्रिक्स और यहाँ वेरिएबल x1 x2 लाइक दैट xn इज इक्वल टू b 1 2 3 4 लाइक दैट। और पहले भी आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1 एंड 0x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 इज इक्वल टू 8 लाइक दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। Not it is a matrix, it is a system of linear equation. So though it is saying that the augmented matrix of this system is defined as the matrix of size m cross n plus 1. Okay, तो इसका जो साइज होगा वो m cross n plus 1 हो जाएगा। ये 1 कहाँ से आया? Whose first n columns are the columns of A and the last column is B. जो B है उसको भी हम A के साथ जोड़ देते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B जो है ऑगमेंटेड हो जाता है A के साथ में, इसलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे अगर हमने जो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है इसी के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए तो इसका A होगा 1 0 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम 2 5 और तीसरा कॉलम 3 7। ओके, और B जो है 1 8, तो हम 1 8 को भी इसके साथ लिख देंगे। B भी इसी में ऐड हो गया, ऑगमेंट हो गया, तो इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। बट एक पार्टीशन बना देते हैं ताकि पता चले कि ये A है और ये B है अलग अलग। बल्कि सारा बाकी सारा प्रोसीजर, सारा जो भी करेंगे हम कार्रवाई, वो सब एक जैसा ही करेंगे, बट एक डिफरेंस बना के रखेंगे कि ये हमारा A है और ये B है, इसके लिए लाइन खींच दिया। बाकी देयर इज नो एनी डिफरेंस। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जस्ट लाइक ए मैट्रिक्स। We denote the augmented matrix by A plus B। इस तरह से हम augmented matrix को डिनोट करेंगे, इससे पता चले कि लाइन के इस पार A है और लाइन के उस पार B है। And put a vertical line between the first n columns and the last column B while writing it. Okay, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया, देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और यहाँ पर A की वैल्यू है 3 2 1 1, B की और सेकेंड रो है 1 2 0 0 एंड थर्ड रो है 0 7 1 1। ओके, और यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा x1 x2 x3 x4 और B की वैल्यू है 6 2 8। तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बनेगा वो हो जाएगा 3 2 1 1 1 1 0 0 0 7। ये ऐसा ही रहेगा, इसमें B भी ऐड हो जाएगा और ये पूरा एक मैट्रिक्स की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे, लेकिन हम एक पार्टीशन बना के रखेंगे जिससे पता चले कि ये हमारा A है और ये B है।
बाकी जो भी हम इस पे ऑपरेशन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, वो सब एक जैसा ही करेंगे। ओके, क्या करेंगे वो भी आगे चर्चा करते हैं। तो अब देखेंगे हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। बिल्कुल मत घबराइए, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कोई नया नहीं है, अभी तक क्लास 5 से जो आप करते आए हो वही है। जो अभी हमने किया रो एक्लोन फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए, वो इसका बेस था और उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 3x3 इज इक्वल टू 0 एंड x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 5 है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसके बराबर, सॉरी ये x1 होगा, x3 होगा, जो भी होगा। तो हम करते हैं कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, ताकि हम इसमें से प्लस माइनस कर सकें। वो हम करते हैं टाइप 3 में, और टाइप 1 में हम करते हैं रो को अप डाउन करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। वो हम इसलिए करते हैं कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है या इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम ऊपर नीचे कर लेते हैं रो को। और टाइप 2 में हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से। तो यहाँ भी हम करते हैं, अगर हमें ये 2x1 है और यहाँ x1 है, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को। वही काम यहाँ पे भी होगा। लेट्स सी, फर्स्ट कह रहा है कि फ्रॉम द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ए स्लैश बी perform the same operation on S plus B that were used to bring A into reduced row echelon form। हाँ, यहाँ हमारा जो भी परफॉर्म करेंगे, जो भी ऑपरेशन करेंगे, उसका मोटिव होगा कि हमें उस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म में लाना। और रिड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म क्या होता है आपको पता ही है। इसमें लीडिंग एंट्री 1 होती है, बाकी 1 वाले कॉलम में सारे 0 होते हैं और रेस्ट कुछ भी हो सकता है। फिर है कि लेट आर बी द सब मैट्रिक्स ऑफ द ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स ऑफ द फर्स्ट एन कॉलम एंड सी बी द सब मैट्रिक्स ऑफ द ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ द लास्ट कॉलम। अब ये कह रहा है कि जो हमने रो एक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स में ऑपरेशन करके बनाया और हमारा लाइक ऐसे आया है कोई सोल्यूशन कि ये जो हमारा ए वाला पार्ट है इसको इसने मान लिया आर, और जो बी वाला पार्ट है इसको मान लिया सी। ओके, आर और सी, ए और बी था। अब उसको हमने रोज एलिमिनेशन मेथड से करके रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में ले आए। इसको ले आए, सिर्फ पार्ट ए वाले को ले आया। ये बी पर उतना फोकस नहीं है, बी पर जो ऑपरेशन कर रहे हैं साथ साथ करते जाएंगे, लेकिन रो एक्लोन फॉर्म में लाएंगे हम सिर्फ ए पार्ट को। और ये पार्ट को हम अभी आर कैलकुलेट कर रहे हैं और बी पार्ट को सी कर रहे हैं। तो कह रहा है कि द वी राइट द ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स एज आर स्लैश सी। Notice that R is the reduced row echelon matrix obtained by row reducing A। ठीक है, the solution of AX is equal to B है precisely the solution of RX is equal to C। अब हमारे पास ये 0 और 1 के फॉर्म में आ गई, तो हमें सोल्यूशन कैलकुलेट करना बहुत इजी होगा। हम R और C से जो सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे फॉर अपने वेरिएबल x1 x2 x3 के लिए, और वही वैल्यू A और B वाले मैट्रिक्स के लिए भी सही होगी। तो हमने रो एलिमिनेशन मेथड से इस मैट्रिक्स को इजी कर लिया और उसके बाद उससे उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वही ए और बी के लिए भी वैल्यू होगी। ओके, एनीथिंग एल्स? सिंपल है और इसी को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। If any time system has 0 rows and corresponding constant have some value, we can say system has no solution। अगर हम रो एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेशन करते जा रहे हैं और हमें किसी भी स्टेप पे कोई भी रोज ऑल 0 मिल जाती है और इससे करस्पॉन्डिंग जो इधर वैल्यू है वो कोई वैल्यू कैरी करता है, तो इसका मतलब हम बता चुके हैं कि ये सिस्टम में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन शुड बी देयर। ओके, तो ये हमें फिर आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी हमें इस स्टेप में एक 0 रो मिलती है और उसके करस्पॉन्डिंग जो बी की वैल्यू है वो अगर कुछ वैल्यू कैरी करती है प्लस माइनस कुछ भी, तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, देन लेट्स डिस्कस अबाउट द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये होता है
ए एक्स इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू 0। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा आइए देखते हैं। 0 इज ऑलवेज ए सोल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 वाले सिस्टम के लिए, इक्वेशंस के लिए 0 तो एक हमेशा सोल्यूशन होता ही होता है। हमने बताया है कि रो इक्लोन फॉर्म में अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और अगर एक रो 0 है, उसकी वैल्यू है, तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। एक तीसरा हमने इक्वेशन देखा था होमोजीनियस सिस्टम, और होमोजीनियस सिस्टम में जो वेरिएबल होते हैं x1 x2 x3, हमें टोटल 0 लाना है। तो x1 x2 x3 की वैल्यू 0 अगर रख देंगे तो टोटल 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, चाहे मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यू हो। तो इसलिए जो होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन होता है उसकी एक 0 वैल्यू तो हमेशा ही होती है, यही कह रहा है। द सोल्यूशन इज कॉल्ड द ट्राइवियल सोल्यूशन। ट्राइवियल सोल्यूशन इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसमें एक 0 इसका एक सोल्यूशन फिक्स है, और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। फॉर ए होमोजीनियस सिस्टम देयर आर ओनली 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी। 2 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहला है 0 इज द यूनिक सोल्यूशन। अगर उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो कब होगा? जब उसमें कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, सभी वेरिएबल डिपेंडेंट होंगे, तो उसका एक ही सोल्यूशन होगा, और वो होगा 0, क्योंकि 0 तो होता ही है। फिर कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन अदर देन 0। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर उसमें कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो 0 होगा, अगर एक से ज्यादा है तो फिर अदर देन 0 कुछ भी हो सकता है। In a homogeneous system of equations, if there are more variables than equations, then it is guaranteed to have non-trivial solutions। मतलब कि अगर उसमें more variable than solution, वेरिएबल ज्यादा है देन इक्वेशन, सॉरी मोर वेरिएबल देन इक्वेशंस, मतलब कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है m क्रॉस n, इसमें m जो होता है वो रोज होता है, वो होते हैं हमारे इक्वेशंस, और n जो होता है वो कॉलम होता है, वो हमारे होते हैं वेरिएबल। तो अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n है और उसमें n की वैल्यू ज्यादा है m से, n की वैल्यू ज्यादा है n से, यानी कि हमारे इक्वेशन से हमारे वेरिएबल ज्यादा है। अगर हमारे 3 इक्वेशन है टोटल और वेरिएबल 4 है, तो गारंटेड है कि वो एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, यानी कि उसमें 0 के अलावा भी उसके वैल्यूज होंगे, सोल्यूशन में 0 नहीं होगा सिर्फ। ओके, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल है, रोज से ज्यादा कॉलम है, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इसलिए उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं। ओके, दैट्स इट। थैंक यू गाइज, बाय बाय।